प्रणाम। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। एक एंशंट हिस्ट्री रिसर्चर के रूप में आज हम भारतीय इतिहास के एक बेहद क्रूशल दौर यानी वैदिक काल की एक डीप क्रोनोलॉजिकल जांच पड़ताल करेंगे। हड़प्पन सभ्यता के पतन के बाद आखिर हुआ क्या था, समाज का रूप कैसे बदला और आधुनिक भारत की नींव कैसे पड़ी। किसी भी हिस्टोरिकल स्टडी के लिए ये समझना बिल्कुल फंडामेंटल है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा एग्जाम फोकस्ड एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले वेदों का युग, फिर प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महिलाओं की स्थिति में आया बदलाव और आखिर में वैदिक ट्रेडिशंस की लेगेसी। पहला सेक्शन, वेदों का युग। अब किसी भी ऐतिहासिक अध्ययन या एग्जाम प्रेप के लिए डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, तो इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। 1500 बीसीई में अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। फिर लगभग 1100 बीसीई में हम लेट वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 600 बीसीई आते आते जनरल वैदिक पीरियड का एंड होने लगता है और फाइनली 500 बीसीई में लेट वैदिक एरा पूरी तरह से कंक्लूड हो जाता है। इन डेट्स को बिल्कुल टिप्स पर रखना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट्स हमें इतिहास के क्रम को जोड़ने में काफी मदद करते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज भौगोलिक स्थानांतरण यानी जियोग्राफिकल माइग्रेशन। शुरू में इंडो आर्यन लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, जो प्रैक्टिकली पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन था। लेकिन लेटर वैदिक काल आते आते उनका मूवमेंट पूर्व की ओर हुआ, ठीक विशाल गंगा के मैदानों की तरफ। और ये सिर्फ लोकेशन का बदलाव नहीं था, ये लिटरली एक पूरी सभ्यता और उनकी इकोनॉमी का एवोल्यूशन था। दूसरा सेक्शन, प्रारंभिक वैदिक काल यानी द अर्ली वैदिक पीरियड। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ बहुत ही डायरेक्ट एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं। ये समाज बेसिकली अर्धघुमंतु और पशुपालक था, मतलब सेमी-नोमैडिक और पैस्टोरल। लोग छोटे छोटे कबीलाई यूनिट्स में डिवाइडेड थे, जिन्हें जनास कहा जाता था। उनका सबसे बड़ा एसेट जमीन नहीं बल्कि उनके पशु थे। इसीलिए ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट गायों और पशुओं के लिए ही होते थे। अगर धार्मिक आधार पर देखें तो वे प्रैक्टिकली नेचुरल फोर्सेस को पूजते थे, जिसमें इंद्र और अग्नि सबसे प्रोमिनेंट डेटीज थे। ओवरऑल ये काफी फ्लेक्सिबल और सिंपल सामाजिक व्यवस्था थी। तीसरा सेक्शन, उत्तर वैदिक काल या द लेटर वैदिक पीरियड। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे एक सिंगल टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल सकती है। लोहे की तकनीक यानी आयरन के आगमन ने एग्रीकल्चर में एक मैसिव रेवोल्यूशन ला दिया। घने जंगलों को साफ करके मिक्स्ड फार्मिंग स्टार्ट की गई। अब छोटे कबीलों की जगह बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स ने ले ली, जिन्हें राष्ट्र कहा जाने लगा। अब जाहिर सी बात है, जब उत्पादन बढ़ेगा और राज्य विशाल होंगे तो इकोनॉमी को चलाने के लिए एक फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम भी आएगा, राइट? इस सिस्टम को संग्रहित्री नामक अधिकारी द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। सच कहा जाए तो आयरन टेक्नोलॉजी इस नई सेटल्ड सोसाइटी का सबसे बड़ा गेम चेंजर थी। इन दोनों एराज के बीच का तुलनात्मक अध्ययन सच में फैसिनेटिंग है। एक क्लियर ए-बी कंपैरिजन करें तो अर्ली वैदिक समाज पास्टोरल था। उनकी वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित होने की वजह से लचीली थी और लोग सिंपली नेचर की पूजा करते थे। दूसरी तरफ लेटर वैदिक समाज में आते आते सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया। वर्ण व्यवस्था अब रिजिड हो गई क्योंकि वो जन्म पर आधारित हो चुकी थी। और हाँ, सरल पूजा का स्थान अब जटिल इलैबोरेट यज्ञों ने ले लिया था। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए ये ट्रांजिशन समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चौथा सेक्शन, महिलाओं की स्थिति का विकास। प्राचीन टेक्स्ट्स और स्पेशली ऋग्वेदा के एविडेंस क्लियर करते हैं कि अर्ली वैदिक एरा में महिलाओं को एक बेहद ऊंचा और आदरणीय स्थान प्राप्त था। हमारे पास घोषा, अपाला और लोपामुद्रा जैसी फीमेल सेजेस के स्पष्ट उदाहरण हैं। इन्होंने न सिर्फ पवित्र ज्ञान हासिल किया बल्कि कॉम्प्लेक्स हिम्स यानी रुचाओं की रचना भी की। और इतना ही नहीं, वे सभा और विधाता जैसी पब्लिक असेंबलीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थीं। सच में उस दौर में महिलाओं की बौद्धिक स्वतंत्रता और पब्लिक लाइफ में उनका इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जैसे जैसे समाज एक एग्रेरियन और स्ट्रिक्टली स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ, महिलाओं की ऑटोनॉमी में ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी गिरावट आई। यहाँ हम सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को इम्पार्शियली एनालाइज कर रहे हैं। नए दौर में पितृसत्तात्मक अधिकार यानी पेट्रियार्कल अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। महिलाओं का पब्लिक असेंबलीज और वैदिक एजुकेशन में एक्सेस ड्रास्टिकली लिमिट कर दिया गया।
धर्मसूत्रों ने इन नए रिजिड रूल्स को कॉडिफाई किया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि बाल विवाह और सती जैसी प्रथाओं का उद्भव शुरू हो गया। ये इतिहास का एक ऐसा फैक्ट है जिसे हिस्टोरिकल टाइमलाइन में प्योरली ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना जरूरी है। पांचवा और आखिरी सेक्शन, वैदिक विरासत या लेगेसी ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। यहाँ समझ आता है कि इन प्राचीन ग्रंथों ने क्लासिकल एंटिक्विटी की फाउंडेशन कैसे रखी। इन एंशिएंट टेक्स्ट्स ने क्लासिकल हिंदुइज्म के कोर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को एक सॉलिड आकार दिया। लेटर वैदिक एरा में उभरी रिजिड वर्णा व्यवस्था आगे चलकर लंबे समय तक सामाजिक व्यवस्था का आधार बनी। और ध्यान देने वाली बात है कि उपनिषदों में जो दर्शन या फिलॉसफी डेवलप हुई, वही आगे चलकर पूरे भारतीय दर्शन की बेडरॉक बन गई। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि इनका इम्पैक्ट सिर्फ प्राचीन काल तक ही लिमिटेड नहीं रहा। आज के मॉडर्न टाइम्स में भी वैदिक एरा की रेलेवेंस उतनी ही प्रोफाउंड है। संस्कृत भाषा का असर आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस पर साफ दिखता है। योगा और मेडिटेशन जैसी प्रथाएं आज एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी हैं। यहाँ तक कि आज के सोशल डिस्कोर्स में भी इस प्राचीन धरोहर की चर्चा और डिबेट्स कंटिन्यू होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सभ्यता की नींव के वो धागे आज भी हमारे वर्तमान से जुड़े हुए हों। इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। 3000 साल पहले लेटर वैदिक काल के एग्रीकल्चरल शिफ्ट के दौरान जो स्ट्रिक्ट सामाजिक रेखाएं खींची गई थी, आज के मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर्स में उनकी कितनी गूंज बाकी है। एक अर्ध घूमंतु कबायली समाज से लेकर एक परमानेंटली सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनने तक का ये लंबा सफ़र फैक्चुअली इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी ठहरता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। ये सच में एक ऐसी हिस्टोरिकल पजल है जिस पे डीप थॉट देना बनता है। तो इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।